नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त प्रदेश में बल्कि देश में एक मुद्दा गर्म है जिस पर हम करेंगे इस वक्त तीखी बहस। दरअसल इस वक्त छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के ऊपर सस्पेंस बरकरार है। सियासी तकरार तेज है। कांग्रेस के नेता अब चूंकि मामला राजभवन में अटका है, इसीलिए शुरुआत में अनुनय विनय के बाद अब राज्यपाल को सीधे निशाने पर लेने लगे। एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को कटघरे में लगातार खड़ा किया जा रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा लगातार राज्यपाल को लेकर कुछ बयान दे रहे हैं। राज्यपाल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। यह गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री का राज्यपाल पर है। उन्होंने राज्यपाल पर उनके पद की गरिमा पर जो भी टिप्पणियां की हैं, कई लोगों का आरोप है, बीजेपी का सीधा आरोप है कि यह संवैधानिक पद की धज्जियां उड़ाने जैसी बात है। मंत्री लखमा यहां पर रुके नहीं हैं। वो आगे बोलते हैं, राज्यपाल मकड़ जाल में फंस गई। राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगी तो आगे आंदोलन होगा। जाहिर तौर पर बीजेपी के पास में इस वक्त राजभवन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने और कैबिनेट मंत्रियों ने जो कुछ कहा है आपत्तिजनक है। इस पर विरोध करने का एक अवसर देखा है और बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को इन बयानों पर घेर रही। एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है, जो भीमराव अंबेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। लेकिन राज्यपाल मकड़ जाल में फंसा हुआ है। पहले सरकार को कटघरे में करने का कोशिश किया, आदिवासी का डोंग मारने का कोशिश किया। तो लखमा स्वयं एक आदिवासी नेता हैं। आदिवासी इलाके में उनका अच्छा संपर्क है। लोगों के गुस्से की बात कहते हुए, आक्रोश की बात कहते हुए आगे आंदोलन तक की चर्चा करते हैं। और जाहिर तौर पर आरक्षण में, विधेयक में मंजूरी में देरी को लेकर के लोगों में गुस्सा है भी, लेकिन इसे लेकर ये बयान कितने सही हैं, ये इस वक्त का बड़ा मुद्दा है। एक और आपको बयान सुनवाते हैं। उन्होंने जो कल कहा था वो भी आप सुनिए। माननीय राज्यपाल महोदय भी, वो तो नेतागिरी, राज्यपाल का पद कम करती है, नेतागिरी ज्यादा करती है। उसको टीवी में आने के लिए बहुत शौक है। तो संविधान पद है, दुनिया जानती है, राज्यपाल संविधान पद में रहता है। कवासी लखमा कानून की बात करें तो ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। आरक्षण को लेकर के हम सबको मालूम है कि कोर्ट में इनके द्वारा भेजा गया और कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त किया गया। महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो सरकार को 10 बिंदु जो दी गई है कि उसकी जानकारी प्रस्तुत करे, आखिर कांग्रेस उसको प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रही है? संवैधानिक पद में है, उनको बहुत सारे विचार भी करना पड़ेगा और दस्तखत करने के बाद में आगे उसको चुनौती भी ना हो, क्योंकि जिस आधार पर चुनौती दी गई और जिस आधार पर कोर्ट का निर्णय आया है, तो ये जानकारी मुझे लगता है कि राज्य सरकार का देना चाहिए। तो दोनों पक्षों को आपने सुना। एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री जो हैं उनके बयान आपने सुन लिए हैं और कैबिनेट मंत्रियों के बयान के बाद में अब इस पर प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राज्य सरकार और राज्य के लोगों के हितों का चिंतन करना चाहिए। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि संवैधानिक पद के ऊपर इस तरह के आक्षेप लगाना, आरोप लगाना, भाषा शैली का इस तरह के इस्तेमाल करना, यह दबाव बनाने जैसा, ये अनुचित है। जो उनकी शंकाएं हैं, सवाल है, उनका आप जवाब दीजिए। आज हमारे साथ में इस गर्म मुद्दे के ऊपर बहस करने के लिए दोनों पक्षों के समर्थ नेता भी होंगे और साथ में बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी को नमस्कार। अजय साहू साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ जाएंगे। अजय जी, आपको भी नमस्कार। शुरुआत में आप ही से करता हूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, आदिवासी नेता एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई राज्यपाल पर गरिमा के विपरीत जाकर
खुलकर इस तरह के बयान दे रहे, दबाव बना रहे हैं, ये अनुचित है। देखिए, उचित अनुचित की बात तब आती है जब कोई मुद्दा होता है वो आगे बढ़ता है। इस मामले में हम जब देखेंगे तो अगर इस पूरे घटनाक्रम पर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि इस प्रदेश के अंदर जिसकी जितनी आबादी है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसी दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और इससे पहले की सरकार ने किस तरीके से दो वर्गों को, दो समुदायों को लड़वाया, एक का आरक्षण कम किया, दूसरे का बढ़ाया, जिसका कम हुआ वो व्यक्ति कोर्ट गया, कोर्ट का निर्णय आया और तब ये सारी परिस्थितियां बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीजों को बहुत ही गंभीरता से लिया और हमने विशेष सत्र बुलाया। इसके लिए हमने महामहिम से सलाह मशवरा किया, उनकी सहमति हुई और उसके बाद जब विशेष सत्र का आयोजन होता है, सरकार के मंत्री जो हैं वो राजभवन जा करके अध्यादेश की कॉपी दे करके आते हैं और उसके बाद में महामहिम कहती हैं कि मैं इस पर विचार कर लेती हूं और विचार करने के बाद में मैं सोमवार को इस पर दस्तखत कर दूंगी। मैं महामहिम से पूछना चाहता हूं, जब सारी चीजें इतने विश्वास के साथ इतनी क्रिस्टल क्लियर थी और आपकी सहमति थी, आपने कहा सोमवार को आप इस पर हस्ताक्षर करेंगी, आज कितने सोमवार गुजर गए? क्या यह संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार है? देश की, प्रदेश की जनता एक और सवाल विपक्ष उठा रहा है कि जो 10 प्रश्न पूछे हैं उनके द्वारा जो शंकाएं हैं सबके जहन में, क्या उनका समाधान सरकार कर रही है? अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं। देखिए, महामहिम को सार्वजनिक रूप से इस तरीके से क्या प्रश्न पूछना चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को राजभवन में बैठ करके, संवैधानिक प्रमुख हो करके क्या इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए? कोई बात थी तो सरकार के मंत्री लगातार उनके पास जाते रहे हैं, बैठ करके बात हो सकती थी। लेकिन अगर महामहिम ने यह ठान लिया है कि उनको राजनीति करनी है तो छत्तीसगढ़ की जो 32% आबादी है आदिवासियों की, वो कहीं ना कहीं राजभवन के प्रति उनके मन में जो सम्मान का भाव था उसमें कमी आई है। कवासी लखमा जी का ये इतना कड़ा बयान देना ये दर्शाता है कि वो बस्तर के बहुत ही बड़े कद्दावर आदिवासी नेता हैं और वो उन्होंने जो बात कही है वो बस्तर के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का काम किया है। तो अपने पद की गरिमा का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हर व्यक्ति को जो जहां पर बैठा हुआ है कि ये लोगों का गुस्सा है, आदिवासी वर्ग का गुस्सा है जो उनकी भाषा शैली में या उनके शब्दों में झलक रहा है। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा तजुर्बा रखते हैं, अध्ययन भी रखते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में राजभवन की फिलहाल जो भूमिका दिख रही है या फिलहाल जो उनका रुख दिखाई पड़ रहा है, क्या उसके ऊपर वैसी टिप्पणियां बनती है जैसे कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं? देखिए, कवासी लखमा एक भावनात्मक व्यक्तित्व है, कम पढ़े लिखे हैं, आदिवासी हैं और आदिवासी बोलने से पीछे नहीं हटता। उनके मन में जो बात आई, जो बस्तर में उनको दिख रहा है गुस्सा लोगों को, उनके साथ जो बात हुई थी, अक्सर आदिवासी समाज के लोगों ने उनको घेराव किया था, उस वक्त उन्होंने बड़े प्रश्न किए थे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया था कि हम 2 तारीख को विधेयक को पास कराएंगे। वो पास हो गया। होने के बाद में राज्यपाल के कहने के बावजूद ये विधेयक रुक रहा है और वादा खिलाफी हो रही है, ये उनका मानस मान रहा है। तो वो सीधे सरल व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया, बस्तर के आदिवासियों की भावना को व्यक्त किया। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो कानून की स्थिति को कितना समझ पाएंगे, संवैधानिक पद के ऊपर इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप जो है वो उचित मैं नहीं मानता। व्यक्तिगत रूप से उसको बचाना चाहिए। देखिए, वास्तविकता ये है पुनीत इसमें कि ये मामला बड़ा सीधा साधा था। अगर ये सिर्फ आदिवासी आरक्षण बढ़ा दिया जाता, ओबीसी आरक्षण बढ़ा देने से, एससी आरक्षण बढ़ा देने से, इसमें शायद राज्यपाल को एक प्रश्न और बन गया और वो कारण ये हो गया, अब ये राजनीति का विषय बना लिया गया। उनके रोकने से राजनीति विषय बन गया, आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से राजनीति होने लगी। और यहाँ पर कांग्रेस ये साबित करने का प्रयास अपने आरोपों के हिसाब से कर रही है कि हमने तो जो राज्यपाल ने कहा था वो कर दिया, विधेयक पास करा दिया, अब राज्यपाल इसको रोक रहे हैं, यह राजनीति का विषय बन गया है, इसी वजह से बन गया है। अब एक प्रश्न और उनके दिमाग में कूद रहा है। मेरी कुछ कांग्रेसियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति से मिलने जाने की जरूरत कब कहाँ महसूस होती है? उनको भेज देना था, अगर राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजना था तो फाइल भेज देना था।
फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चलिए यहाँ तक ठीक है, इन दोनों से मिलना कोई गलत नहीं है। तो फिर गृह मंत्री से मिलने की जरूरत कहाँ महसूस हुई और क्यों महसूस हुई? यहाँ राजनीति का विषय बन गया। उनको लगा कि भाई राजनीति की सलाह लेने के लिए जो है गृह मंत्री से मुलाकात इन्होंने की है, और ये एक भावना ऐसी आ गई जिससे राजनीति होने लगी, और ये स्थिति जो है अच्छी नहीं कही जा सकती। चलिए, आपने बड़ी स्पष्टता से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, मैं उन पर भी उत्तर लूंगा। अनुराग सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए। सिंहदेव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। मुद्दा गर्म है, आपको पता है मुद्दा कैबिनेट मंत्री के बयान पर बीजेपी आरोप तो लगा रही है, लेकिन ये भी वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस पार्टी का दोनों का कहना है कि इस मुद्दे पर राजभवन को एक तरह से राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और आरोप आप ही पर है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है परोक्ष रूप से। देखिए, कांग्रेस की संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, महामहिम गवर्नर के बारे में ये टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यजनक रहती है, और पूर्व में भी इस प्रकार की टिप्पणियां कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जाती रही। जहां तक प्रश्न गवर्नर की भूमिका की है, देखिए वो एक संवैधानिक पद पर है, खुद वो एक आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला है, तो मेरे ख्याल से उनकी समझ पर्याप्त होगी, और उन्होंने जिस गंभीरता के साथ इस आरक्षण के विधेयक को लिया है, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से ये चाहती होंगी कि ये सिर्फ राजनीतिक विधेयक नहीं बल्कि यथार्थ में जन कल्याण के लिए इसका उपयोग हो। लेकिन यदि उनको ऐसा लग रहा होगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इस पर उनको इत्तेफाक करना उनका राइट है, अधिकार है, और इस पर वो यदि साइन नहीं कर रही है या कोई और विषय है, तो इस पर इस प्रकार की घटिया टिप्पणी करना, अनुराग मुझे जी, लगता है 3 तथ्य हैं जो मैं चाहता हूं आप इसको आंसर करें। पहले भी डिबेट्स में हालांकि हमने इन तीनों तथ्यों पर बातचीत की। पहली बात ये कि स्वयं राज्यपाल महोदया ने ये कहा था कि आप इस पर अध्यादेश या आप इसके ऊपर बिल लेकर आएं और हम फौरन इस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि आदिवासियों का हित हम भी चाहते हैं। इसके बाद कहा कि हम सोमवार को आप भेज दें, हम सोमवार तक उस पर दस्तखत कर देंगे। इसके बाद दिल्ली यात्रा और उसमें होने वाली मुलाकात, जिसमें आप एक संवैधानिक पद पर होने के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया से, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री तक से ये जो मुलाकातें हुई, इन सब को जोड़कर लोग कह रहे हैं कि ये एक सियासी पूरा मामला बनाया जा रहा है, श्रेय कांग्रेस को न मिल जाए। दरअसल आपत्ति इस बात की, खुला कह रहे हैं। देखिए, ये इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा और ना ही उनकी भूमिका पर कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। गवर्नर महोदया ने ये बात तब कही थी जब बिल प्रस्तुत नहीं हुआ था, पुटअप नहीं हुआ था, और जब विधानसभा के अंदर उस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई, और किस तरीके की बहस हुई और कौन सी नौबत आ गई वो सर्वज्ञात है, और हाथापाई की स्थिति भी आ गई थी। और उसमें सिर्फ प्रश्न इतना था कि इस पूरे बिल पर डिस्कशन होना चाहिए था, व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, और सिर्फ ये चुनावी विधेयक नहीं होना चाहिए था कि भानु प्रतापपुर का चुनाव 5 को है तो आपने 2 को विधेयक पुटअप कर दिया, आधा अधूरा विधेयक पुटअप कर दिया। तो इस बात पर विपक्ष को भी आपत्ति थी उस समय। तो मेरे ख्याल से उस बिल के बाद जो परिस्थिति बनी होगी उसमें ये सारे सवाल स्वयं मैंने भी कई बार पूछा, IBS 24 ने भी कई बार पूछा कि इतना लंबा तजुर्बा रखने वाला विपक्ष है, आप बताएं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या तैयारियां और होनी चाहिए थी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स कभी आते नहीं। फिलहाल मैं आपकी बात का जवाब ले लूं। अजय साहू जी सुन रहे हैं। अजय साहू जी, जो सदन के भीतर हुआ और जो सदन के पहले कमेंट किया गया था, अभी भी उस बात को कहा जा रहा है, आपका क्या आधार है इसे राजनीतिक बताने का? फिर वही बात है कि कैबिनेट मंत्रियों की ये शैली नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूं हर व्यक्ति जो है वो कैबिनेट मंत्रियों का दोष निकालता है। कैबिनेट मंत्री कौन है? इस प्रदेश की जो जनता है, इस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे प्रश्न किया जाता है कि हमारी समुदाय से आने वाली महामहिम, हमारे समुदाय से आने वाले महामहिम राष्ट्रपाल अनसुईया उइके जी और महामहिम राष्ट्रपति दोनों हमारे समुदाय से हैं, और उसके बाद भी आज हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार इस देश के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ, सर्व आदिवासी समाज ने प्रत्याशी उतारा, वो लोग कहां हैं जो उस समय गलियों में घूम घूम कर
हाथ में गंगा जल लेकर कसम खिला रहे थे आदिवासी समुदाय के लोगों को कि हम आपका अधिकार दिलाएंगे। अरे हमारी सरकार ने तो बिल को प्रस्तुत किया और खुद जा करके महामहिम राज्यपाल को सौंप करके आए हैं, उसके बाद वो दिल्ली जाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी दिल्ली यात्रा का निष्कर्ष क्या निकला, उसका लाभ क्या हुआ आदिवासी समुदाय को, पिछड़े वर्ग के लोगों को? हमने पिछड़े वर्ग का आरक्षण इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमने क्वांटिफाइबल डाटा का गठन किया और उसमें जो गणना हुई और उस गणना के बाद में जो स्थितियां निर्मित हुई तो पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार है, 32% का अधिकार आदिवासियों को है, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अनुसूचित जाति का आरक्षण कम करने वाले लोग हैं, हमने तो बढ़ाने का काम किया। गवर्नर महोदय यदि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिल रही है या गृह मंत्री से मिल रही है तो इसमें अस्वाभाविक कौन सी बात है? ये तो नियमित मुलाकात होती रहती है और गवर्नर मिलती ही रहती हैं। अब आप अपने चश्मे से यदि देखें तो इसके लिए कोई आपके चश्मे का नंबर नहीं बदल सकता है, लेकिन आप लोगों की प्रवृत्ति है, संविधान में बैठे हुए लोगों के खिलाफ और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं। आप इनकम टैक्स के खिलाफ, आप सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ बनाने वाले लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। राजभवन को आपने राजनीति का अखाड़ा बना लिया है, जहां आप सीधे तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं, भगवान का सहारा ले रहे हैं, जहां आप सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, देश के माननीय संस्थाओं का, विचारों का अपमान करने का दोषी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी न केवल आदिवासी विरोधी है बल्कि महिला विरोधी भी है, मैं कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, ये हो गए आरोप प्रत्यारोप। अब आते हैं थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर। बाबूलाल शर्मा जी से मैं पूछूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, एक सवाल ये भी उठाया गया कि जो कुछ भी राज्यपाल महोदया ने सवाल पूछे, आपको याद होगा IBS 24 पर हम प्रतिदिन इस पर डिबेट करते रहे कि अगर कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो मीडिया में क्यों, इस पर सीधे सरकार से सवाल जवाब होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस एक होती है, हर एक चीज़ की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करें। ये बयानों तक ही सीमित क्यों दिख रहा है? अभी भी कहा गया कि आपने भी सुना कि इस मंच पर भी वो कह रहे हैं कि आप कैबिनेट मंत्री जाते रहे, उनसे पूछ सकते थे। ये प्रश्नावली सार्वजनिक करके और इस तरह की चर्चा, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है इस मामले में? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि प्रश्नावली बना करके सरकार से कोई विधेयक के विषय में पूछा जाए, वो सार्वजनिक करके पूछा जाए, मैंने नहीं देखा। देखिए, संविधान से बंधी हुई है, उनमें अधिकार है संविधान में राज्यपाल को जितने, उनसे वो बंधी हुई है। अनुच्छेद 200 में बड़ा साफ साफ प्रावधान है, या तो वो अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसका उल्लेख करेंगे, या उसको विचार के लिए कुछ दिन रख सकते हैं, वो राष्ट्रपति के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, ये उनके अधिकार हैं। लेकिन प्रश्नावली बनाकर उसके दूसरा उनको अधिकार है कि वो उस पर एक टीप लिख सकती है कि ये चीजों की जो है सुधार करते हुए हमको ये विधेयक वापस लाया जाए, अब उनको वापस लौटा सकती है। 3 अधिकार उनके पास में संविधान में वो मौजूद है, लेकिन संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि वो प्रश्नावली बना करके सरकार से उससे पूछताछ करें और उसके लिए रोक लें। ऐसा कहीं भी प्रावधान संविधान के अंदर में उनको अधिकार में नहीं है। ये बड़ा साफ। अनुराग जी कुछ कहेंगे इस पर कोई कमेंट करेंगे? और एक प्रश्न में जोड़ता हूं, आपको क्या लगता है इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? सदन में भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम विधायक मौजूद थे जब हस्ताक्षर हुए, जब स्वीकृति हुई। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में भी कहा था कि आप जाति के जो आंकड़े हैं वो पटल पर रखिए और उसके बाद चर्चा होगी। और महामहिम गवर्नर यदि इस पे क्वेरी कर रही हैं कि क्या आंकड़े हैं, और आप EWS में तो मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि यहाँ सिर्फ 4% है, इसलिए हम EWS को 4 दे रहे हैं, तो बाकी समाज के आंकड़े भी बताइए, उस प्रतिशत में आपने दिया ये बताइए। इसी को तो क्वेरी कर रही है गवर्नर महोदया, तो कौन सी गलत चीज कर रही है? और सुप्रीम कोर्ट में तो अभी डेट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या इन सब चीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए? ये कोई सिर्फ पॉलिटिकली इसी वजह से तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मामला कहीं किसी भी तरीके से जैसा चाह रहा है विपक्ष वैसा कुछ हो जाए। तो विपक्ष चाह क्या रहा है, ये लोगों के जहन में सवाल आ रहा है। नहीं, विपक्ष ये चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में वंचित वर्ग का भला हो, जो हमने किया था 12-10 साल में,
और इस सरकार ने कोर्ट में उसको तो अब डिफेंड करने अब की तो हर बजाय एक उसको वर्ग में गंवा एक दिया। इजाफा ही दिखाई पड़ रहा है, और फिर अब दिक्कत कहाँ लग रही है? अनिश्चितता प्रश्न है सर, साहू जी, अनिश्चितता। उत्तर ये दें। अनिश्चितता यह की सवाल तरफ खेल पूछें। रहे हैं, ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ये। देखिए पुनीत जी, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के इस मामले में घिर चुकी है। राजभवन की जो भूमिका है, राजभवन को बचाने का प्रयास अनुराग जी कितना भी कर ले, लेकिन राजभवन की भूमिका को छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। केंद्र में इनकी सरकार है, ये जातिगत जनगणना की बात हम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार पूरे देश में करवाए ना जातिगत जनगणना, और जिसकी जितनी आबादी है जिस बिल की उसको उसका बात हो उतना रही है, अधिकार उसको मिलना आप चाहिए। करो। इसमें किंतु परंतु की बात अरे ही नहीं है। आप और कितनी बात कर रहे हैं? राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो लखमा जी भारतीय को जनता पार्टी राजनीति का कर रही है, माउथपीस बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का, आदिवासियों जो के इस खिलाफ आरक्षण लखमा के जी से मसले आप के बुलवा कारण रहे में हैं। उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। ये जो स्थितियां बनी है, संदेव साहब, इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार एक सवाल जहां तो से हमने भारतीय शुरुआत जनता की पार्टी थी, लखमा जी जिम्मेदार के है। बयान इस ये प्रदेश में कह जब रही उनकी कांग्रेस सरकार पार्टी थी, कि तब भी उन्होंने आदिवासियों दो के समुदायों जहन को में लड़ा जो गुस्सा करके आ रहा इस है, तरीके की जो स्थितियां देर निर्मित को की लेकर थी, उनके और प्रश्न आज भी ये वो लोग लखमा डिवाइड जी एंड रूल अपनी की बातों में कह पॉलिसी रहे हैं। अपना करके काम कर रहे हैं। देखिए, आदिवासियों का गुस्सा तो आदिवासियों ने दिखाया है कांग्रेस के खिलाफ में, लखमा जी को भी आदिवासियों ने सुनाया, तो अब लखमा जी का उपयोग कांग्रेस पार्टी, तो ये दोहरी बात आदिवासियों को भूल गए, आदिवासी अगर कांग्रेस दूसरी तरफ देरी के ऊपर कह रहे हैं कि ये देरी तो होनी थी। बलात्कार का आरोपी जो ब्रह्मानंद नेताम था वो चुनाव जीत जाता। अरे आपको खुद पता है कि आपने कौन से शस्त्र उपयोग किए, किस हमको तरीके से वहां भारतीय पर जनता सर्व पार्टी आदिवासी के समाज के सर्टिफिकेट की कैंडिडेट जरूरत को नहीं है। दबाया। चलिए, हमको अंतिम जनादेश बात की बाबूलाल जरूरत है। शर्मा जी, और जनता ने एक फाइनल जनादेश कमेंट के आपका माध्यम से चाहता हूं कि बार-बार राजभवन की अभी फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये मामला जल्दी वहां से निकलेगा, कोई एक निर्णायक कोई वहां से कमेंट आएगा हाँ या ना वाला, या ये परिस्थितियां आगे लिंगर ऑन होती दिख रही हैं आपको और खिंचती दिख रही? जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये विधेयक अब लटक गया और इसका पारित होना मुझे कठिन महसूस हो रहा है। और अब जनता के अदालत में ये बातें जा रही है, जो ये दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जनता दोनों दलों के बयानों को किन मायनों में ले रही है, किसकी राजनीतिक छवि बन रही, किसकी बिगड़ रही है, या दोनों के आरोपों को प्रत्यारोपों को नाटकीय मान रही है, या और रास्ता उसके खोजने का प्रयास करेगी, ये चुनाव में पता चलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस कह रही है कि हमने तो किया, आप गड़बड़ कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने दामन को बचाना चाहती है कि हम सर्वसम्मति से पारित किया, हमने कहा हम हमारे ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं, हम विरोध क्यों करेंगे। इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप में कुछ छुपा हुआ तथ्य दोनों के पक्षों में मुझे नजर आता है कि जो कह रहे हैं वो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, चलिए वो सामने चलिए अब ये देखना होगा कि वहां से दिल्ली दौरे से लौटने के बाद में भी सबकी नजरें एक बार पुनः राजभवन की तरफ हैं कि वहां से जो भी परामर्श मिला या जो भी वार्तालाप हुआ, अगर इसी संदर्भ में था तो कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि कंक्लूजन अब तक निकला नहीं है, मामला केवल लंबित दिखाई पड़ रहा है और इसका आक्रोश ये बयानों में आ रहा है, यहां तक समझ में आता है, लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना या शब्दों का सीमाओं को लांघना ये कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, ना पार्टी, ना सरकार, ना आम व्यक्ति, ना आदिवासी वर्ग, क्योंकि इसी वर्ग की नजरें सरकार पर भी हैं, मंत्री पर भी हैं। बहुत शुक्रिया इस मुद्दे के ऊपर गर्मा गर्म बहस में अपने पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।